जय हिंद। आज के जो हमारा ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड का जो पंचायती राज है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जो यहाँ का स्थानीय सुशासन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ से कि इस पंचायत का मतलब क्या होता है। पंचायत का मतलब सीधे शब्दों में अभी समझिए कि एक गांव में जो सार्वजनिक मंदिर हो सकता है या कोई तालाब, मुख्यतः गांव में मंदिर होते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठते हैं इस प्रकार से, उनमें से जो एक प्रमुख होता है मुखिया गांव का, और प्रधान हो सकता है, पहले इसमें माल गुजार बोलते थे उसको, या फिर अब सरपंच भी बोलते हैं। तो ये सब और बाकी और लोग जो होते हैं गांव में, तो ये और लोग कहलाते हैं पंच। पंच का मतलब होता है कोई भी अगर मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा जैसे किसी की बुआरी भाग गई हो, है नहीं, तो किसी की पहले बुआरियाँ भाग जाती थी लोगों की, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या होता था, पंच आते थे। मान के चलिए 2 गांव हैं, एक इस गांव, 4 लोग इस गांव से आए या 10 लोग इस गांव से, 10 गांव इस लोग के, फिर इसको इस मुद्दे को सुलझाना उन लोगों ने। तो यहाँ से जो लोग आएंगे उनको पंच बोला जाता है, जो कि निर्णय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये दोनों लोग पक्ष रखेंगे अपना, और इसका भी मुखिया रहेगा और इसका भी मुखिया रहेगा। फिर आकर के यहाँ पे गांव में, इस गांव का जिस गांव में बैठेगी उसका मुखिया की बात सर्वोच्च मानी जाती थी मुख्यतः। और इसको बोला जाए, जो मुखिया होता है इस पंचायत का, अब तो प्रधान बन गया है, लेकिन पहले की बात कर रहे हैं तो उसको सरपंच बोला जाता है। साथ ही उसको माल गुजार भी बोला जाता था। आइए अब शुरू करते हैं आज के पंचायती राज आपका। उम्मीद करता हूँ कि इसको लेक्चर को, अगर आप थोड़ा, वीडियो ज़रूर बड़ी हो सकती है, लेकिन इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको दिखा देता हूं। जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पंचायत राज संस्थान, एक संवैधानिक निकाय, 73वां संवैधानिक संशोधन, पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषय। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा पाउस करके, और उसके बाद हम लोग सीधे चर्चा पर चलते हैं। तो आइए, इस प्रकार से 10 से 15 इसमें टॉपिक हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। उम्मीद मैं ये करता हूँ आपसे कि आप सामान्यतः एक गांव के परिवेश से रहने वाले होंगे, जिस वीडियो को देखने वाले होंगे, क्योंकि सामने तो उत्तराखंड में ज़्यादातर जो बच्चे हैं, हम लोग जो ज़्यादातर निवासी हैं, वो पूरे पर्वतीय इलाके में ही आते हैं, गांव से सभी लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। केवल आपको डेटा याद रखना है, बाकी मैं कोशिश करूँगा सरल भाषा में। आइए सबसे पहले हम समझते हैं पंचायती राज संस्थान एक संवैधानिक निकाय, या अर्थात इसमें 73वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय और शासन को स्थापित एवं विकसित करने के लिए संसद ने 1992 में 73वां तथा 74वां जो संवैधानिक संशोधन पारित किया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अध्याय 9 को शामिल किया गया, जिसमें कि अनुच्छेद 243 में देश में पंचायत राज व्यवस्था तथा शहरी निकायों के प्रावधान रखे गए हैं। आइए अभी हम विस्तार से चर्चा समझेंगे। नीचे संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत को परिभाषित किया गया तथा इसे ग्रामीण अंचलों में स्वशासन की संस्था माना गया। स्वशासन मतलब गांव में जो खुद शासन, जैसे कहा कि जो सरपंच बोलेगा वो ज़्यादा, वही निर्णय ज़्यादा मान्य रहेगा। इस प्रकार स्वशासन, जो खुद ही शासन बनाए अपने गांव के लिए। इस चित्र के माध्यम से आप लोग देखें, बहुत आसान होगा आपको। अब सामान्यतः प्रत्येक गांव में क्या है, एक पंचायत भवन बन चुका है। पंचायत भवन वो स्थान होता है जहाँ पे जो भी सामूहिक कार्य होते हैं गांव में, कोई सभा हो गई या फिर गांव की ऐसी सार्वजनिक मीटिंगें होती है या बैठक होती है जिसमें सभी लोग बैठ करके अपना बातचीत करते हैं, उसमें जो निर्णय, तो वो सार्वजनिक स्थल जो उसको पंचायत भवन कहा जाता है। इसमें दिखाया गया एक सरपंच के रूप में जो भूमिका बनाई गई इसमें, यहाँ बैठे अन्य लोग भी हैं। इनमें से मुख्यतः, अब तो सभी लोग बैठ सकते हैं इसमें, पहले क्या होता था जब पंचायत लगती थी तो मुख्यतः उसमें वो जो वरिष्ठ लोग जो निर्णय करता रहते हैं वही बात को करते थे, और बाकी सब लोग एक दर्शक के रूप में बैठे रहते, बाकी नहीं बोलते थे। अब हालांकि अब थोड़ा महिलाएं भी आ गई इसमें, बहुत अच्छी बात है ये, और अब ये भी महिलाएं भी अपना डिसीजन देती है। हम इसको आगे बढ़ते हैं फिर। इस संविधान संशोधन से 3 प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं का जन्म हुआ। कौन सी? एक तो राज्य चुनाव आयोग, दूसरा वित्त आयोग और जिला योजना समितियां।
संविधान के अनुच्छेद 243 में दिए गए पंचायत से संबंधित प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से निम्न सारिणी में दिखाया गया। आइए सारिणी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सारिणी दे रखी है, इसमें विवरण दिया गया है कि अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दे रखी है और अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स। ये अनुच्छेद 243 ख में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है और 243 ग में पंचायतों की संरचना कैसी होनी है उसकी बात। स्थानों का आरक्षण 243 ग में बताया गया है। अब पंचायतों की जो अवधि है 243 ग में बताई गई है, पंचायतों की अवधि कितनी होगी। 4 में बताया गया है इसमें सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और 243 6 में बताया गया है कि पंचायतों की जो शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, क्या होंगे, उसके बारे में विषय चर्चा की गई है। 243 जहाँ में बताया गया कि वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है और उसमें साथ ही अब 243 यों की बात करते हैं तो पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का विवरण किया गया इसमें। 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 243 ठ में संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना ये बताया गया। 243 ड में इसमें इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना बताया गया इसमें। और 243 ढ में विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना बताया गया है। 243 अण में इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों और न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम पेपर्स बन रहे हैं उत्तराखंड में वो काफ़ी गहराई में जाकर पूछ रहे हैं, इसलिए इसका विवरण पढ़ना आवश्यक हो गया था। आइए हम आगे बढ़ते इसको। 273वें संवैधानिक जो संशोधन है से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला तथा केंद्र व राज्य सरकारों के बाद तीसरे स्तर पर गांवों में पंचायतों की सरकार बन गई। 73वें संविधान संशोधन के मुख्य बिंदु कौन से थे, आइए जानते हैं उनको। ग्राम सभा जो विकेंद्रीकृत स्वशासन की आधारभूत इकाई है को गांवों की लोकसभा के रूप में संवैधानिक दर्जे का प्रावधान है इसमें। अगला है जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें 2 स्तरीय पंचायत अर्थात जिला पंचायत ग्राम स्तर पर का गठन किया जाएगा और 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य अर्थात गांव मध्यवर्ती जिला स्तर पर की स्थापना की जाएगी अर्थात उत्तराखंड में त्रिस्तरीय है। अध्यक्ष सदस्य पदों हेतु पंचायती राज में महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। 1/3 आप समझ रहे होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के साथ प्रत्यक्ष नियमित चुनाव व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो पंचायत राज व्यवस्था में नियमित 5 वर्ष बाद विधिवत चुनाव संपन्न करवाना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थानों को दिए गए दायित्वों के अनुरूप उनकी जो वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। प्रत्येक जिला आयोजन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज जो 29 विषय विभागों के अधिकार एवं जो शक्तियां हैं वो पंचायतों को हस्तांतरित करेगी। हस्तांतरित विषय यानी विभागों पर कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वयन करने का अधिकार पंचायतों को दे दिया गया है। आइए हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और फिर पंचायतों को जो हस्तांतरित किए गए हैं कुल 29 विषय हैं और उनमें से आइए जानते हैं कौन से विषय हैं। हमारे संविधान में 29 विषयों की सूची दी गई जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा इसको, आप लोग 1-2 बार अगर सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। इसमें पहले स्थान पर कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि का विस्तार भी है। फिर है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, सिंचित क्षेत्र। ये समझ लीजिए कि जो पर्वतीय जो राज्य है उसकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ पे हो सकती है ज़्यादा, तो यही तो हो सकती है जो यहाँ पे बताई गई है, बस यही समझ लीजिए। फिर पशुपालन, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, इसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। सामाजिक वनोद्योग, फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद,
जैसे लघु वन उत्पाद का मतलब जो हम वनों से मिला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आप अगर गांव में हैं तो पुदीना समझ रहे होंगे आप लोग, पुदीना या बुरांस का जूस आप बना सकते हैं वहाँ से, यानी इस प्रकार से। लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आते हैं। और फिर खादी, ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, नौघाट, जल मार्ग और अन्य संचार के अन्य साधन। ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जिसमें। और शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा भी है, इंपॉर्टेंट है दोनों। पुस्तकालय की बात कही गई है। और सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले। ये मेले हमारे समझ रहे होंगे आप लोग। मेले अगर आप अगर उत्तराखंड से वास्ता रखते हैं तो आपको मेले भली बात समझते होंगे। जो स्थानीय जो गांव का ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो गांव की जो ग्राम सभाएं होती है उनका अधिकार क्या है, तो उनकी आय इनकम का जो जरिया क्या है, वो यहाँ पे सीधी सी बात है। जो नॉर्मल आसपास मेले लगते हैं वहाँ से वो टैक्स वसूल सकते हैं जो मेलों के। खैर आप समझते होंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित सहित उनकी बात कही गई है। कमज़ोर वर्गों का विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का कल्याण, लोक वितरण प्रणाली और सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सामने तो आप समझ गए होंगे ये पढ़ने के लिए है कुल विषय, हालांकि हमारे दिनचर्या से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आसान चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उन्हीं का तो जिक्र किया गया है इसमें। आइए पढ़ते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है। इसके साथ ही संविधान में 74वां संशोधन भी किया गया और जिसमें शहरों बताया गया जिनकी शहरी क्षेत्रों में स्थानीय इकाई से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के बाद बताया गया है इसमें कि संविधान में अध्याय 9A जोड़ा गया, यानी कि 9 पहले जोड़ा गया था फिर 9A जोड़ा गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 किए गए थे, यानी इसमें किए गए थे। साथ ही इसमें राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना धारा 243Y तथा राज्य के प्रत्येक जिले में विकास के लिए आयोजना करने हेतु माफ कीजिएगा आयोजन करने हेतु जिला योजना समिति के गठन धारा 22434 ZD का प्रावधान भी किया गया है। इसको इम्पोर्टेंट याद रखिए इस धारा को। जिला योजना समिति के गठन तथा कार्यों का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। आइए हम इसको आगे समझते हैं कि फिर उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थान, यहाँ से सवाल पूछा गया था, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पूछा गया था। उत्तराखंड में पंचायत राज के कानून और नियमों का प्रावधान। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से और उसके बाद जो जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड यानी कि राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों हेतु उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से संबंधित मामलों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 लागू था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 86/87 के अधीन उक्त दोनों अधिनियम उत्तराखंड राज्य में कतिपय संशोधन के साथ लागू है। साथ ही राज्य में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अनुरूप पंचायतों का कार्यकलाप संचालित होता है। उत्तराखंड राज्य अधिनियम 2016 ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 पारित किया है। 4 अप्रैल 2016 से लागू हो चुका है। आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं। मैं आपको पेपर कोड बता देता हूँ। उत्तराखंड ग्रुप सी का एक समूह का एक पेपर हुआ था, इसका पोस्ट कोड था 60/102, ऐसे इस टाइप से था। उसमें सवाल यही पूछा गया था कि हाल ही में उत्तराखंड में पहला सवाल तो ये पूछा कि पंचायती राज अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था।
तो वो यही यहीं से पूछा गया था। आगे भी 1-2 सवाल और बताऊंगा मैं, इसमें पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट डेट है ये भी। अतः अब पंचायती राज संस्था की सभी व्यवस्थाएं इस अधिनियम के तहत संचालित होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। परंतु राज्य सरकार ने अभी राज्य में नई पंचायती राज नियमावली नहीं बनाई है। अतः यह पुस्तिका नई पंचायती राज अधिनियम 2016 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 पर आधारित है। आगे बताया गया पंचायती राज संस्थान का गठन, उसकी गठन की बात कही गई है। इसमें पंचायतों का गठन किस प्रकार का होगा। चूंकि उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, इसलिए संविधान अनुच्छेद 243 के अनुसार यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत का व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि सबसे निचले, अर्थात ये समझ लीजिए आप, आइए समझते त्रिस्तरीय का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि जो सबसे निचले यानी कि अर्थात जो आपके ग्राम सभा है नहीं, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, जिसमें गांव होगा, जिसका मुखिया प्रधान कहा जाता है। मध्यवर्ती अर्थात खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, आप इसमें समझते होंगे, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उसके बाद सबसे उच्च अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होता है। जिला पंचायत जो प्रमुख होता है उसका, आप देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद ग्राम पंचायत, अब इसको समझते हैं हम लोग, ग्राम पंचायत होती क्या है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के भाग 2 में अध्याय 2 से 8 तक ग्राम पंचायतों के गठन तथा अन्य प्रावधान दिए गए हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहा गया है, जो पंचायतों के अध्यक्ष के, और राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्रधान के 2 पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण वहाँ की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। लेकिन पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों की संख्या का 14% से अधिक नहीं हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, यह बन सकता है। यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है? सवाल इसमें कई प्रकार से बन सकते हैं। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज में ग्राम पंचायतों में कुल, जिसमें कह सकता है कि अदर यानी कि ओबीसी है ना, जिसको पिछड़ा वर्ग कहा गया है, उसमें आरक्षण के जो प्रतिशत बताया गया है वो कितना प्रतिशत तक हो सकता है। या फिर कह सकता है, अगला सवाल ऐसा भी बन सकता है कि उत्तराखंड में जो ग्राम पंचायत स्तर पर किस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। या फिर आ सकता है कि तीनों का नाम दे देंगे, उनमें से बता दें उपरोक्त में से सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से आपको दे सकता है। या फिर एससी दे सकता है, एसटी दो कूट में दे सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस का नेचर बना सकता है। आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं के लिए पंचायत राज के कुल स्थानों में से 50% स्थान आरक्षित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और पंचायती राज में आरक्षण चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं यहाँ से। अनारक्षित स्थान पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जो भी, अगर जनरल की सीट है, जनरल की सीट पर कोई भी व्यक्ति आकर लड़ सकता है, ये कहा गया है इसमें। ग्राम पंचायत संचालन के लिए ग्राम विकास अधिकारी, जो पंचायत सचिव होता है, उसकी नियुक्ति की गई है इसके लिए। समझते हैं इसमें सर्वोच्चता बताई गई है। जो ग्राम पंचायत है हमारे, उसके लिए एक सचिव भी नियुक्त किया गया है, जिसका काम होता है जो प्रधान, अब आगे इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। ग्राम पंचायत है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, संरचना कैसी बताई गई है। एक सचिव की नियुक्ति की गई है, फिर एक ग्राम प्रधान है, उसके नीचे फिर एक उप प्रधान बनता है, और फिर ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं, वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य जिनको कह सकते हैं। पंचायत क्षेत्र का सीमांकन, राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 को हो, उनको पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा तथा सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होगी। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या अधिक होने पर सदस्यों की संख्या निम्न तालिका अनुसार इस प्रकार से होगी।
आइए समझते हैं इस तालिका को। इस तालिका में यह बताया गया है कि जो कोई भी गांव हो, अगर उस गांव की जनसंख्या 1000 तक है तो उसमें कुल 7 सदस्य जो चुने जाएंगे वार्ड सदस्य के रूप में। उसके बाद 1000 से 2000 के बीच में 9 सदस्य और 2001 से 3000 के बीच में 11 सदस्य, 3000 से 5000 तक 13 सदस्य और 5000 से यदि अधिक आबादी होती है उसमें 15 सदस्य चुने जा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में सामान्यतः बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं जिसमें 300, 200, 400, ज़्यादा 500, 1000 से भी कमी होते हैं। इस प्रकार की कुछ गांवों को छोड़ करके इस प्रकार जनसंख्या सामान्यतः पाई जाती है। प्रधान का चुनाव, इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 13 के अनुसार प्रधान का निर्वाचन वहां के स्थानीय लोग जिनका स्थानीय निर्वाचन सूची में नाम है मत दे सकते हैं या दे कर सकते हैं। प्रधान का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का भी स्थानीय निर्वाचन सूची में नाम होना आवश्यक होता है। यदि सामान्य चुनाव द्वारा चुनाव प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता तथा ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से भी कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो राज्य सरकार वहां ग्राम पंचायत के सदस्यों में से ही किसी प्रशासनिक समिति का गठन कर सकती है अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकती है। आगे इसमें पढ़े, प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक अधिकतम 6 माह के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद चुनाव होना है, ग्राम पंचायत फिर से प्रधान बनेगा। प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत इसके प्रधान समितियों की समस्त शक्तियां कृत्य कर्तव्य नियुक्त प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक में ही निहित होती है, उसमें निहित होते हैं। प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्ति के बाद यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह लगे कि ग्राम पंचायत को संगठित किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक की नियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार राज्य चुनाव को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्वाचन कराने का निर्देश दे सकती है। कोई व्यक्ति पंचायती राज संस्थान के 2 पदों पर नियुक्ति ले सकता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो बताई गई उसमें। मेरे कई दोस्त सुन रहे होंगे अभी जिनको इंटरेस्ट है इसमें, तो वो समझ लें उनके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म है ये, जो भारतीय जो राजनीति है उसमें लोगों की सेवा आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद इसमें बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है प्रधान उप प्रधान के विरुद्ध। आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 में इस के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। आइए क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से अधिक सदस्यों को जो लिखित नोटिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं उनमें से कम 5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, उसको करना होता है। उसके बाद उप प्रधान के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव में ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों जो लिखित नोटिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं उनमें से कम 3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है, उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रधान उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में जिला पंचायती राज अधिकारी सरसरी तौर पर प्रस्ताव की जांच करेगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक विशेष बैठक बुलाएगा। इस विशेष बैठक के लिए सहायक विकास अधिकारी के बराबर अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह बैठक पंचायत भवन या सार्वजनिक स्थल पर रखी जाएगी, सामान्यतः जहाँ पे पंचायत मंदिर प्रांगण हो सकता है। ऐसी बैठक के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस व अन्य प्रक्रिया 30 दिन पूर्व पूर्ण करना आवश्यक है। प्रधान के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की आधी संख्या होगी तथा ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा।
गणपूर्ति के अभाव में अथवा प्रस्ताव पारित नहीं होने की दशा में संबंधित जो प्रधान के विरुद्ध 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास, माफ कीजिएगा आज जीभ लटक रही है थोड़ा। उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के विरुद्ध निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। प्रधान उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के 1 वर्ष अवधि में तथा कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता है। इसमें आगे बढ़ते हम लोग। इसमें बताया गया ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या होती है। ग्राम पंचायत प्रधान के कर्तव्य, आइए समझते हैं इसको। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की सभी बैठकों को बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, बैठक में की जाने वाली कार्यवाहियों पर नियंत्रण करना, ग्राम पंचायत की आय व्यय की व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना, पंचायत राज नियमों के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न रजिस्टरों के रखने का प्रबंध करना तथा ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की ओर पत्र व्यवहार करना, ग्राम पंचायत समिति, माफ कीजिएगा, ग्राम पंचायत संपत्ति की रक्षा के लिए विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करना और ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर शुल्क उपशुल्क लगाने व वसूलने का प्रबंध करना, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ओर से घरेलू विवाद और फौजदारी के अभियोग प्रस्तुत करना। आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं। प्रधान के विशेषाधिकार जो क्या क्या होते हैं, इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 47 के अनुसार विशेष आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित अधिकारी को सूचना देकर बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति प्राप्त किए हुए भी प्रधान को कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार होगा जिसके करने का ग्राम पंचायत को अधिकार है। हम आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सचिव के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। ग्राम प्रधान की देख रेख में ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रख रखाव करना होता है, ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना, साथ ही ग्राम पंचायत की आयोजना तैयार करना, उसकी योजना कहने का तात्पर्य उनको तैयार करवाना, माफ़ कीजिएगा, ग्राम पंचायत की बैठक आहूत करवाना, उनको प्रस्ताव देना कि इस दिन आपकी बैठक की जाएगी। ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में जानते हैं हम लोग कि कब इनकी बैठक की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 21 के अनुसार यह कहता है कि ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करने के लिए कुछ प्रावधान हैं। वो क्या प्रावधान है, आइए समझते हैं इनको। प्रत्येक ग्राम पंचायत की कार्य संचालन के लिए प्रत्येक मास में न्यूनतम 1 सामान्य बैठक होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच अधिकतम 2 माह से अधिक अंतर नहीं होगा। नंबर 2, ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए स्थान, तारीख, समय ऐसा होगा जैसा निश्चित किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत को किसी बैठक की कोरम को पूरा करने हेतु आवश्यक सदस्य संख्या उसके सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को किसी बैठक में प्रक्रिया आदि ऐसी हो जो जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय किया जाए। 5वें बता रखी इसमें कि ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन और प्रश्न करने के अधिकार ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय किया जाए। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 19 के अनुसार ये कहता है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत या उसकी समिति ने अपना काम पूरा नहीं किया या उसमें कोई चूक की है तो सरकार लिखित आदेश द्वारा उस कार्य को पूरा करने की अवधि निश्चित कर सकती है। सरकार इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट या अन्य समक्ष अधिकारी को वह कार्य करने के लिए नियुक्त भी कर सकती है, ये बताया गया। आइए महत्वपूर्ण एक ढांचा समझते हैं क्षेत्र पंचायत का। क्षेत्र पंचायत बताया गया है, क्षेत्र पंचायत जो होता है वो किस प्रकार से, यहाँ पे जो अधिकारी यानी प्रशासनिक ढांचा बताया गया है और ये हमारा लोकतांत्रिक। तो ब्लॉक यहाँ से समझ लीजिए
नीचे से ऊपर की तरफ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, उसके बाद कनिष्ठ उप प्रमुख, उसके बाद वरिष्ठ उप प्रमुख, उसके बाद क्षेत्र प्रमुख। यहाँ पे बताया गया निम्न ब्लॉक ऑफिस कर्मचारी, सहायक विकास अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी, इन दोनों की संयुक्त रूप से क्षेत्र पंचायत के ये उसको गाइड करती है, उसको लीड करती है। समझते क्षेत्र पंचायत में क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है। क्षेत्र पंचायत का गठन चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख, एक उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो, जिसका वहां की निर्वाचन सूची में नाम हो, अब पंचायती राज संस्थान के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अब समझते हैं जिला पंचायत जो होती है किस प्रकार से होती है। ये भी ऐसे ही इस प्रकार प्रशासनिक और ये लोकतांत्रिक। जिला पंचायत, इसमें हम लोग पहले देखते हैं जो निर्वाचित, नीचे से इसको देखें ऊपर की तरफ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे निम्न जो होते हैं पंचायत सदस्य, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, और उसके बाद जिला पंचायत, माफ़ कीजिएगा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष होता है, उसके ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ये सर्वोच्च होता है। इसमें अगर बात करें हम लोग नीचे तो सबसे पहले निम्न ऑफिस कर्मचारी, उसके बाद अभियंता जिला, लेखाधिकारी, उसके बाद अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, उसके ऊपर जिला विकास अधिकारी, उसके बाद जिला पंचायत, तब इसका निर्माण होता है। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। और पंचायतों में समितियां, इनको जानते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत तीनों स्तर पर 6 समितियां होती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र के साथ बताया गया है कि निर्वाचन एवं विकास समिति इस ये है। उसके बाद निर्माण कार्य समिति बताई गई है। इसमें आप चित्र से अंदाजा लगा सकते हैं किस पर। शिक्षा समिति ये है। प्रशासनिक समिति ये बताई गई यहाँ पे। और इसके बाद स्वास्थ्य कल्याण समिति एक ये होती है। उसके बाद जल प्रबंधन समिति ये होती है। हमने अभी भी ऊपर विषय पढ़े क्या, बस उनसे रिलेटेड है सारी ये। इन समितियों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा और ये समितियां पंचायत के सभी या किन्हीं कार्यों के संपादन में सहायता करने के लिए नियुक्त की जाती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निम्नलिखित समितियां होगी जिनका गठन और कार्य दिया गया यहाँ पे। नियोजन समिति दी गई है यहाँ पे। इसका जो गठन है, राज्य सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य है। कार्य क्या होना है इसका? संबंधित पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि पशुपालन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। निर्माण कार्य समिति सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपयुक्त की भांति जो बताया गया ऊपर, और समस्त निर्माण कार्य करना और गुणवत्ता निश्चित करना निर्माण समिति का काम है। शिक्षा समिति की बात करते हैं। सभापति, उप प्रधान, 6 अन्य सदस्य और आरक्षण उपयुक्त की भांति प्रधानाध्यापक, सहयोजित, अभिभावक, सहयोजित। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधित कार्य करेंगे। प्रशासनिक समिति इसकी बात करते हैं। सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, आरक्षण उपयुक्त की भांति संबंधी प्रत्येक कार्य। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य और 6 अन्य सदस्य आरक्षण पूर्वक जो बताया गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य, समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं आरक्षण। जल प्रबंधन समिति सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपयुक्त की भांति प्रत्येक राज्य के नलकूप के कमांड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित हो और राज्य के नलकूपों का संचालन, पेयजल संबंधी कार्य बताए गए इसमें। समितियां अपने कामों को पूरा करने के लिए एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकती है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत की शिक्षा
शिक्षा समिति तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में महिला सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्य में 3F फंड फंक्शन फंक्शनरी के हस्तांतरण की स्थिति बताई गई है। जनवरी 2005 में राज्य सरकार ने 14 विषयों को पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। वो कौन से 14 विषय थे कि पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, वयस्क अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला बाल विभाग, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, कृषि जल ग्रहण। अब कुछ और जोड़ दिए गए जैसे पशुपालन, इस प्रकार से और जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार बताया गया है कि वर्तमान में राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति द्वारा भेजे गए कर्मचारी ही इन विभागों में काम करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को इनकी नियुक्ति, स्थानांतरण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। विभिन्न स्तर पर पंचायतों में नियुक्त अधिकारी होता है। विभाग का नाम दिया गया है ग्राम पंचायत। कृषि अधिकारी एवं सहायक पद। क्षेत्र पंचायत एवं एक सहायक निदेशक एवं सहायक पद। जिला पंचायत मुख्य कृषि अधिकारी एवं सहायक पद। पशुपालन अधिकारी कर्मचारी, पशु स्वास्थ्य उपकेंद्र अधिकारी, इस क्षेत्र पंचायत में बताया गया कि अधिकारी कर्मचारी वेटनरी बोलो। जिला पशुपालन अधिकारी एवं आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग वेटनरी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल और क्लिनिक, मोबाइल फार्म क्लिनिक, मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी सहायक पद भी होगा इसमें। डेयरी विकास विभाग एक डेयरी प्रसार अधिकारी एवं सहायक पद। खंड स्तर एक डेयरी प्रसार अधिकारी एवं सहायक पद। उप निदेशक एवं सहायक पद। मछली विभाग एक फिशरी सब इंस्पेक्टर, कोई नहीं होता इसमें, और उप निदेशक एवं सहायक पद। उद्योग कोई नहीं, और उद्योग विस्तार अधिकारी, प्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्र के कर्मचारी होते हैं। ग्रामीण विकास 2 गांव प्रसार अधिकारी और खंड विकास अधिकारी सहायक पद। एक सहायक विकास आयुक्त, जिला महिला कल्याण अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी। समाज कल्याण। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी ये दे रखी है। यहाँ पे सामान्य शिक्षा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो प्रधानाध्यापक और अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के अन्य कर्मचारी। जिला स्तर पर सहायक कर्मचारी एवं अधिकारी, ये समझ लेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त विवरण पंचायतों को हस्तांतरित विषय, फंक्शन तथा कर्मचारियों फंक्शनीज से संबंधित है। पंचायतों को हस्तांतरित वित्त फंड की चर्चा आगे पंचायत आयोजन तथा बजट अध्याय में की गई है। ग्राम सभा का गठन, बैठकें तथा कार्य। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण संस्था ग्राम सभा होती है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 3 में ग्राम सभा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राज्य सरकार या सरकारी राजपत्र की अधिसूचना द्वारा किसी गांव या गांव के समूह के लिए ग्राम सभा स्थापित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा को एक नाम भी दिया जाएगा। जहां ग्राम सभा गांवों के समूह के लिए स्थापित की जाए, वहां ग्राम सभा नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम से रखा जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। ग्राम सभा की सदस्यता प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह वयस्क व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हर व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी होता है।
ग्राम सभा स्थापित करने और उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करना। यदि अधिनियम के उपबंध नियमों के अनुसार यदि किसी ग्राम सभा को स्थापित करने या संचालित करने में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो इस संबंध में सरकार को सूचित करना होगा ताकि वह इस संबंध में अंतिम निर्णय ले सके। ग्राम सभा की बैठकें आइए समझते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष त्रैमासिक आधार पर कुल 4 सामान्य बैठक करने का प्रावधान है। इन बैठकों की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान को करनी होती है, परंतु कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर या विहित अधिकारी की मांग पर प्रधान 30 दिन के अंदर असाधारण बैठक कर सकता है या कर सकती है। यह बैठक केवल सार्वजनिक सरकारी भवन या ग्राम पंचायत के किसी खुले स्थान पर आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए गणपूर्ति आइए समझते हैं। ग्राम सभा द्वारा संचालित बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या 1/5 अथवा कुल परिवारों के संख्या में से आधे परिवारों की संख्या आवश्यक है। ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य जानते हैं इसमें। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। ग्राम सभा निम्न विषयों पर विचार कर अपनी सिफारिशें व सुझाव ग्राम पंचायत को दे सकते हैं। ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट एवं अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी, उस दिए गए उत्तर यदि कोई हो उसके आधार पर। अब पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के चालू विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट। गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता एवं समन्वय को बढ़ाना। गांव में प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम। अन्य सभी जनहित विषयों मामलों के संबंध में ग्राम पंचायत सभा की सिफारिशों एवं सुझावों पर समुचित विचार करेगी। ग्राम सभा निम्नलिखित कार्यों कृत्यों को संपादित करेगी। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना। गांव से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। गांव से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हितकारी की पहचान करना। आइए समझते हैं ग्राम पंचायत के आयोजना निर्माण की कहानी। यहाँ पे कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। गंगा देवी एक काल्पनिक कहानी है। उत्तराखंड राज्य के जिले की एक ग्राम पंचायत की प्रधान है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सरल समझने में आसानी हो जाएगी। आइए थोड़ा स्पीड से पढ़ लेंगे इसको हम। उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की आयोजना बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने सभी सदस्यों और अपनी पंचायत के सचिव की सहमति से एक दिनांक निश्चित किया। गंगा देवी ने इसकी सूचना अपने पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के साथ ही ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत के सभी गांवों में अलग अलग जगहों पर इसकी सूचना चिपकवा दी। ग्राम सभा की बैठक के एक दिन पूर्व गांव में इस संबंध में मुनादी भी करवाई गई। और यहाँ तो मुनादी का तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो गांव में जब ये होती है तो हम इसको फेरी बोलते हैं। फेरी मतलब गांव का कोई भी एक व्यक्ति वो जाएगा और सारे गांव में घरों में बोल के आएगा, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ छोटे परिवार होते हैं, बोलते हैं और फिर उसके सभी घरों में जाएगा। इस प्रकार 20-30 परिवार हैं तो बोल करके आएगा कि अभी 10 बजे बैठक होनी है, कल होनी है, शाम को होनी है, उसका डेट बता देगा, फिर सभी लोग आ जाएंगे। खैर, ग्राम सभा की तय दिनांक को सचिव ग्राम सभा के सदस्य एवं ग्रामीण ग्राम पंचायत में एकत्रित हुए। इस बैठक में ग्राम सभा के करीब 50% सदस्य ही शामिल थे एवं ग्रामीण महिलाओं की संख्या भी कम थी, परंतु बैठक के लिए कोरम
खाना पूर्ति पूरा करने हेतु आवश्यक संख्या में ग्राम सभा सदस्य मौजूद थे, इसलिए बैठक करने का निर्णय किया गया। बैठक प्रधान गंगा देवी की अध्यक्षता में आरंभ हुई। इसके बाद बैठक में ग्राम पंचायत में अलग अलग विषयों, मुद्दों और समस्याओं जैसे सड़क, नाली निर्माण, पेयजल, शौचालय, हैंडपंप, तालाब एवं नहर मरम्मत, सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव लिए गए। इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा सर्वसम्मति बनने पर ग्राम पंचायत सचिव महोदय ने इस हर प्रस्ताव की ग्राम सभा की बैठक रजिस्टर में दर्ज कराई। मुख्यतः इसमें जो बताया गया है, हालांकि ये जो कहानी बताई गई है एक शहरी जीवन की बताई गई है, सामान्यतः ये ग्रामीण परिवेश की कहानी नहीं है। हालांकि दर्शाया गया कि गांव में इस प्रकार का परिवेश है ही नहीं उत्तराखंड में। ये केवल उत्तर प्रदेश और उस मैदानी इलाकों की कहानी हो सकती है इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे सड़क, नाली निर्माण, पेयजल, इस प्रकार के तालाब, नहर, इस प्रकार की समस्याएं सामने तक कम देखी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्यतः समस्याएं होती है ये इनमें से कुछ ही होती है, जैसे सड़क हो गया और शौचालय भी शौचालय हो सकता है, ये तालाब, इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। हाँ, ये कुछ मरम्मत की हो सकती है और पेयजल की ज़रूर हो सकती है, नाली भी नहीं हो सकती इस प्रकार तो हमारे रास्ते जो कच्चे रोडें हैं उसकी हो सकती है, या बिल्डिंग है स्कूल की उनकी संबंधित है। अब मुख्यतः ये होती है, और हमको मुख्य मार्ग जो सड़क है उनसे जोड़ने के जो कच्चे मार्ग हैं, इस प्रकार की सामान्यतः समस्या देखी जाती है पूरे पहाड़ में। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। आपके गांव में किस प्रकार की समस्याएं होती है और आपका क्या राय इससे संबंधित आप जरूर मुझे बताइएगा। इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा सर्वसम्मति बनने पर ग्राम पंचायत सचिव महोदय ने इस हर पर, माफ कीजिए दोबारा पढ़ दिया मैंने। इस प्रकार विभिन्न समस्याओं पर प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत इन्हें एकत्रित कर इस ग्राम पंचायत की आयोजना तैयार की गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने वर्ष 2016-17 हेतु अपनी ग्राम पंचायत योजना तैयार की। बाद में इस योजना को क्षेत्र पंचायत को भेज दिया गया। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। और अब हम बढ़ते हैं इसमें। उत्तराखंड में पंचायती जो राज योजना बजट है किस प्रकार का होता है। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाना। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु योजना का प्रावधान है। आइए इस प्रकार से आप देख सकते हैं पंचायत भवन में जो भी चल रहा है। योजना की प्रक्रिया। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं सुझाव लेकर योजना बनाकर क्षेत्रीय पंचायत को भेजा जाता है, जिससे क्षेत्रीय पंचायत एकीकृत करके तथा उसमें अपनी योजना को जोड़ते हैं तथा इसे जिला पंचायतों में भेजते हैं। जिला पंचायतों द्वारा क्षेत्रीय पंचायतों की योजना को एकीकृत किया जाता है तथा इसमें जिला पंचायत की योजना को जोड़ा जाता है। इस प्रकार तैयार जिला पंचायत योजना को जिला योजना समिति में भेजा जाता है, जहां जिले के शहरी निकायों से प्राप्त योजनाओं को मिलाकर के एक जिला विकास योजना बनाकर पारित की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाना। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 28 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी तथा निर्धारित प्राधिकारी को भेजेगी। इसके लिए पंचायत को ग्राम सभा बुलाकर प्रस्ताव लेना चाहिए तथा प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए प्रारूप यदि कोई हो तो डालना चाहिए। ग्राम पंचायतों को योजना बनाते समय प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को पंचायतों को दे अलग अलग निधियों, फंड या कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। जैसे कई कार्य मनरेगा के अंतर्गत करवाए जा सकते हैं, कुछ कार्य राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाए जा सकते हैं। अतः पंचायतों को आयोजन एवं बजट बनाते समय स्पष्ट रूप से प्रस्तावित करना चाहिए कि कार्य इस फंड या कार्यक्रम के तहत करवाया जाएगा। पंचायतों द्वारा लागू किए जाने वाले योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अन्य उन्हें उपलब्ध आय के स्रोत, फंड की चर्चा नीचे दी गई है। इसके अलावा कुछ
कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पंचायतें नहीं करवा सकती, परंतु उन कार्यों को संबंधित विभागों में ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ सिफारिश के तौर पर भेजा जा सकता है। क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना बनाना। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 68 के अनुसार बताया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के खंड की पंचायतों की विकास योजना को सम्मिलित कर अपने अपने खंड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी। उक्त उपधारा यानी 1 के अनुसार योजना क्षेत्र पंचायत के नियोजन एवं विकास समिति की सहायता से सचिव खंड विकास अधिकारी तैयार करेगा और क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगा। क्षेत्र पंचायत इस योजना के में बदलाव करके या बिना कोई बदलाव किए अनुमोदित कर योजना सचिव खंड विकास अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा योजनाओं का एकीकरण हेतु जिला पंचायत आयोजन समिति का गठन करेगी। जिला पंचायत बताया गया है कि जिला पंचायत द्वारा योजना बनाना। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 105 के अनुसार जिला पंचायत जिले के क्षेत्र पंचायत की विकास योजना को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वर्ष जिले पंचायत के लिए एक विकास योजना बनाई जाती है। विकास योजना जिला पंचायत नियोजन एवं विकास एवं प्रशासनिक समिति की सहायता से मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी कार्य तैयार करता है और इस तैयार योजना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर मुख्य कार्यकारी द्वारा जिला पंचायत की वित्त एवं नियोजन समिति के समक्ष रखा जाता है और जिला पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा स्वीकृत जिला योजना की जिला पंचायत के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष उसके समक्ष प्रस्तुत अंतिम आलेख को जिला योजना समिति के समक्ष रखते हैं। जिला समिति योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-500 के अंतर्गत राज्यों के लिए जिला योजना समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। जिला योजना समिति जिला पंचायत तथा जिले के शहरी इकाइयों द्वारा बनाई गई योजना तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा बनाई गई योजना को समेकित करते हुए जिला विकास योजना बनाती है तथा इसे जिला योजना समिति द्वारा पारित किया जाता है। इस कार्य में समिति को सरकारी विभागों विशेषकर योजना विभाग का सहयोग मिलता है। जिला योजना समिति को संवैधानिक मान्यता होने से अब निचले स्तर पर योजना बनाई जा रही है। उत्तराखंड में जिला आयोजन समिति का गठन उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम 2007 के अनुसार किया जाता है। जिला आयोजन समिति का गठन प्रत्येक जिले में जिला पंचायतों और नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को एकत्र करने तथा जिले की योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का गठन किया गया है तथा योजना का प्रारूप तैयार करते समय अन्य संस्थाओं संगठनों से परामर्श करके स्थानीय संसाधन जल व पर्यावरण का ध्यान रखेगी। जिला योजना समिति की संरचना किस प्रकार होती है? समिति में सदस्यों की संख्या 15 से कम 40 से अधिक नहीं होगी। समिति के सदस्यों की कुल संख्या 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से जिले की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाएंगे। समिति में शेष 1/5 सदस्य निम्नलिखित होंगे। राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री को समिति का अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष जिला पंचायत जिला मजिस्ट्रेट अन्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए। इन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा पर है। समिति के सदस्य बैठक में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते हैं। समिति का सदस्य तब तक ही जब तक वह जिले के नगर पालिका या जिला पंचायत का सदस्य है। समिति का सचिव मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसका सचिव होगा।
समिति के कार्य, राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे अंदर ही स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों की जानकारी करना। योजना आयोग करने के लिए माफ कीजिएगा योजना तैयार करने के लिए जिले के प्राकृतिक एवं मानव संसाधन से संबंधित सूचना एकत्र व संकलित करना, ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका मानचित्र तैयार करना, जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना, जिला योजना के पैसे की आवश्यकता के लिए जिले में आय स्रोतों का पता लगाना। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जिला योजना के व्यय के विभिन्न मदों के लिए पैसे का आवंटन करना, जिला योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं के बारे में राज्य सरकार को सूचित करना। आइए इसके बाद समझते हैं ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित योजनाएं एवं कार्यक्रम किस प्रकार के हैं। तो ग्राम पंचायत कई प्रकार की योजनाएं कार्यक्रम क्रियान्वित करते हैं तथा कई योजनाओं के लाभार्थियों के नाम ग्राम पंचायत द्वारा सुझाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य योजनाओं में पंचायतों की भूमिका केवल निगरानी की होती है। जहाँ यहाँ तीनों प्रकार की योजनाएं कार्यक्रमों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पंचायत द्वारा लागू किए जाने वाली योजना और कार्यक्रम। नंबर 1, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत होने वाले कार्य और 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत होने वाले कार्य महात्मा गांधी यानी नरेगा योजना कार्यक्रमों जिनमें पंचायतों द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाती है, विभिन्न पेंशन योजनाएं, इंदिरा आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। निम्न योजनाएं कार्यक्रमों में पंचायतों द्वारा निगरानी रखी जाती है: आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र। पंचायत जो बजट, अर्थ और महत्व उसको समझते हैं। बजट क्या है? किसी पंचायत के लिए बजट अगले वित्तीय वर्ष का आय व्यय का अनुमान होता है। पंचायत बजट किसी पंचायती राज संस्था का आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय तथा आगामी वर्ष के अनुमानित आय व्यय का विवरण होता है। पंचायत बजट का महत्व समझते हैं। तो पंचायत बजट पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक महत्व का विषय है। पंचायतें बजट बनाते समय सामुदायिक विकास एवं लोक कल्याण की नई योजनाएं चलने का प्रावधान रख सकती है। पंचायत बजट के आधार पर पंचायतों की वार्षिक आय तथा व्यय का परस्पर आकलन संभव हो सकता है। बजट में वित्तीय स्थिति या खर्च के आधार पर कार्यों को भौतिक प्रगति का अनुमान किया जा सकता है। बजट की निगरानी और मूल्यांकन से योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जा सकता है। पंचायत योजना और बजट के अंतर संबंध समझते हैं। यहाँ पे पंचायतों को योजना तथा बजट बनाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। पंचायतें सबसे पहले ग्राम सभा में प्रस्तावित कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए योजना बनाती है, जिसके बाद सूचीबद्ध कार्यों पर योजना, प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को शामिल करते हुए पंचायत बजट बनाया जाता है। पंचायतों को योजना तथा बजट निर्माण का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। पंचायतों के लिए योजना एवं बजट निर्माण करना आवश्यक शर्त है। किसी पंचायत के लिए योजना तैयार करना पहली तथा बजट बनाना उसके बाद की अवस्था होती है। पंचायत योजना में अगले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों तथा उनकी प्राथमिकताओं का विवरण होता है। पंचायतों अपना बजट प्रस्तावित योजना के कार्यों पर अनुमानित व्यय को शामिल करते हुए तैयार करती है। जो पंचायत योजना में कार्यक्रमों योजना की प्रकृति का विवरण दिया जाता है, जबकि पंचायत बजट में योजना पर कुल व्यय के साथ प्रशिक्षण, संस्थापन तथा अन्य कार्य को भी सम्मिलित किया जाता है। पंचायतों के आय के स्रोत। प्रदेश में 3 स्तरों की पंचायतों के आय के विभिन्न स्रोत हैं। उत्तराखंड राज्य में पंचायतों से संबंधित वित्तीय प्रावधानों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। निजी आय वह आय जो पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में कर लगाकर या गैर कर राजस्व के रूप में सृजित करती है। दूसरा, कर राजस्व
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत को अपने क्षेत्र में विभिन्न कर लगाकर आय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, जैसे भवन कर, भूमि कर, वाहन कर, मनोरंजन कर, शराब कर, इस प्रकार के। उसके साथ ही हम उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 46 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा सकने वाले कर निम्न प्रकार के। भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 पैसे से 50 पैसे तक पंचायत कर। अब बागवानी को छोड़कर अन्य व्यवसाय कर, सरकारी शराब की बिक्री पर कर, विवाह स्थल, मंडप, रिसोर्ट, मनोरंजन आदि पर कर, भवन निर्माण, मानचित्र स्वीकृति पर कर, गांव के मेले बाजारों आदि पर कर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं यहाँ से। पशुओं तथा वाहनों आदि के क्रय विक्रय पर कर, तालाब में मछली पालन से प्राप्त आय पर कर, नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय, भवन कर, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस, दुग्ध उत्पादन कर। गैर कर राजस्व पंचायत, इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अपने क्षेत्र में विभिन्न गैर कर शुल्क से आय प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे चारागाह, भूमि से आय, स्टाम्प शुल्क, ठेकों से आय, नीलामी से आय। राज्य सरकार से आय, पंचायत राज संस्थाओं को राज्य सरकार से मुख्य रूप से 3 मदों से राशि प्राप्त होती है। आयोजना राशि, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की वार्षिक आयोजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन हेतु जो राशि जारी की जाती है वो आयोजना राशि कहलाती है। राज्य वित्त आयोग से राशि, राज्य सरकार द्वारा जो राशि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को उनके संस्थापन या विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु जारी की जाती है। राज्य वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए अपनी सिफारिशें देता है। उत्तराखंड में अब तक 3 राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में 4था वित्त आयोग बना हुआ है और जिसे 15-16 से 19-20 तक के लिए सिफारिशें देनी है, ये दे दी गई है। और केंद्र सरकार से पंचायतों को केंद्र सरकार से भी विभिन्न आय प्राप्त होती है। केंद्र सरकार से पंचायतों के मिलने वाली राशि भी राज्य सरकार के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाती है। पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा योजना के संचालन एवं विकास के लिए मिलने वाली राशि है। केंद्र प्रवर्तित योजना की राशि, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को योजना के संचालन एवं विकास के लिए मिलने वाली राशि, जैसे मनरेगा। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों की पंचायत राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की राशि हस्तांतरित करने के लिए अलग से राशि उपलब्ध करवाती है। देश में अब तक 14 केंद्रीय वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। 15 हो गए हैं तथा वर्तमान में 15 वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है 15वें, और 14वां वित्त आयोग इसमें बताया गया है कि वर्तमान में 14 वित्त आयोग की अभी हाल ही में डेटा पुराना है इसमें थोड़ा, और इसकी सिफारिशें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। 15-20 की अवधि के लिए केंद्र सरकार के सामने सुझाव सिफारिशें रखी गई है। आगे इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रति ग्राम पंचायत औसत मूल अनुदान, तो राज्य चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 7,982 ग्राम पंचायतें हैं। और 14वें वित्त आयोग के डेटा है मेरे पास है
के अंतर्गत राज्य के लिए प्रति वर्ष प्रस्तावित मूल अनुदान राशि राज्य की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर औसत निकालने पर देखा जा सकता है। एक बात ये कही गई कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 5 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष जो करीब 2.54 लाख की राशि प्रावधान किया गया है, जो बढ़ते बढ़ते 5वें वर्ष 19-20 में लगभग 6 लाख रुपए हो गई थी। वर्षवार प्रति पंचायत औसत मूल अनुदान राशि का विवरण निम्न प्रकार है। आइए हम इसको आगे छोड़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। आइए इसको समझते हम लोग। सोसाइटी से राशि। केंद्र तथा राज्य स्तर पर बहुत सी योजनाएं कार्यक्रमों का संचालन सोसाइटीज़ के माध्यम से किया जाता है। इन सोसाइटीज़ के माध्यम से भी पंचायतों को निम्न कार्यक्रमों योजनाओं के संचालन हेतु पंचायत राशि जारी की जाती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, एड्स कंट्रोल सोसाइटी। डेटा आप लोग गूगल विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं। डेटा पुराना है, बाकी मैटर आप जो चीज़ें कांस्टेंट है वो इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। विदेशी संस्थाओं से आय। राज्य सरकार के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को बाहरी वित्त पोषित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन के लिए मिलने वाली राशि होती है। विदेशी संस्थाओं से कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संचालन के लिए मिलने वाली राशि प्रायः राज्य को कर्ज या अनुदान के रूप में दी जाती है, जैसे DPIP। पंचायती राज संस्थाओं को उपरोक्त सभी मदों के अतिरिक्त निम्न मदों में से राशि आवंटित की जाती है, जिसका विवरण दिया गया यहाँ पे। पुरस्कार राशि, वह राशि जो पंचायतों को केंद्र एवं राज्य सरकार से उनके उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में दी जाती है। निर्मल ग्राम पुरस्कार। उधार कर्ज। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 47 के अनुसार ग्राम पंचायती राज सरकार की अनुमति से स्थानिक लोगों रोजगार देने, कुटीर उद्योग चलाने, बागवानी करने या नाबार्ड से कर्ज ले सकती है। टाइड फंड, अनटाइड फंड। विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को होने वाली आय को टाइड तथा अनटाइड फंड के रूप में बांटा जा सकता है। टाइड फंड क्या होता है? पंचायतों को इस मद से आवंटित वह राशि जिसके खर्च के लिए पंचायतें प्रतिबंधित होती है। टाइड फंड में प्राप्त राशि केवल उसी मद में खर्च की जा सकती है जिस मद में खर्च हेतु वह राशि आवंटित की गई है। अनटाइड फंड, पंचायतों को इस मद में आवंटित वह राशि जिसके खर्चे के लिए पंचायतें प्रतिबंधित नहीं होती है। अनटाइड फंड में प्राप्त राशि को पंचायतें अपनी समझ एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र होती है। हालांकि इस प्रकार के फंड के लिए भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। इसमें बताया गया है पंचायतों के आय के स्रोत क्या है। निजी आय, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। राज्य सरकार से आय किस प्रकार से होती है? राज्य से आयोजना राशि, राज्य वित्त आयोग से राशि या फिर राज्य सरकार से अनुदान। केंद्र सरकार से केंद्र प्रवर्तित योजना की राशि या केंद्र वित्त आयोग की राशि। सोसाइटी से राशि, विदेशी संस्थाओं से आय, पुरस्कार राशि, उधार कर्ज। और टाइड फंड, अनटाइड फंड अभी हमने देख लिया। पर पंचायत बजट निर्माण के आधारभूत नियम। तो इसमें बताया गया कि राज्य में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी पंचायत राज संस्था द्वारा अपनी पंचायत तथा वार्षिक बजट बनाते समय निम्न लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है। पहला, पंचायत के पास पिछले वर्ष की बजट राशि में से कितनी राशि अभी शेष है। उस पंचायत के वर्तमान वर्ष की अनुमानित आय कितनी है। अनुमानित आय का विवरण नीचे बताया गया आधार पर तैयार किया जाता है। पंचायत की अनुमानित निजी आय, कर राजस्व से आय। किसी भी पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर कर लगाकर जो आय प्राप्त की जाती है वह पंचायत की कर राजस्व आय कहलाती है। उदाहरण, भूमि कर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान कर इत्यादि। गैर राजस्व से आय, किसी पंचायत की गैर
कर राजस्व से आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो पंचायत अपने क्षेत्र में बिना कर लगाए निम्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शुल्क, शास्तियाँ, मेलों, भूमि विक्रय इत्यादि। राज्य सरकार से अनुदान व सहायता, केंद्र सरकार से सहायता व अनुदान, विदेशी अनुदान से संचालित योजनाओं की राशि, पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों पर अनुमानित व्यय की राशि शामिल हो। पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों पर संभावित व्यय की राशि भी बजट में जोड़ी जानी चाहिए। केंद्र या राज्य सरकारों से जो राशि उधार ली गई है, उस उधार तथा उसके ब्याज की राशि को पंचायत का बजट बनाते समय सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें पंचायत बजट संरचना प्रक्रिया, और इसमें हम समझते हैं कि पंचायतों के बजट बनाने की प्रक्रिया निम्न संरचना के आधार पर पूर्ण की जाती है। इस प्रक्रिया में पंचायतों के बजट निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत से प्रारंभ होकर पंचायती राज विभाग पर संपन्न होता है। ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम विकास पंचायत विभाग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक ग्राम पंचायत के लिए बजट अनुमान प्रारूप का संलग्न एक तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत के लिए बजट अनुमान प्रपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम सचिव की होती है। ग्राम पंचायत का बजट अनुमान तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है तथा ग्राम सभा उसे बहुमत के आधार पर अनुमोदित करती है। ग्राम पंचायत का बजट पारित होने के 5 दिन के अंदर ग्राम पंचायत में पारित बजट को सचिव द्वारा उस क्षेत्र पंचायत को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत बजट को मूल रूप में या उसमें अपेक्षित संशोधन कर निश्चित तारीख तक ग्राम पंचायत को लौटाएगी। यदि क्षेत्र पंचायत 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत के बजट को अनुमोदित नहीं करती है तो ग्राम पंचायत का बजट अंतिम रूप से पारित समझा जाएगा। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायतों से प्राप्त बजट अनुमानों को संकलित करती है तथा उसमें पंचायत के प्रशासन एवं अन्य खर्चों को जोड़ते हुए पंचायत का बजट अनुमान तैयार करती है। पंचायत का बजट अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की होती है। पंचायत का बजट अनुमान पंचायत की साधारण सभा में बहुमत से अनुमोदित होता है तथा जिला परिषद को भेजा जाता है। यहाँ बताया गया इसमें इसके अकॉर्डिंग क्षेत्र पंचायत से प्राप्त बजट प्रपत्रों को संकलित करते हुए तथा उसमें जिला पंचायतों के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को जोड़ते हुए जिला पंचायतों का बजट अनुमान तैयार किया जाता है। जिला पंचायतों के लिए बजट अनुमान बनाने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होती है। जिला पंचायतों का बजट अनुमान साधारण सभा द्वारा बहुमत से अनुमोदित होता है। जिला पंचायतों से अनुमोदित बजट अनुमान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को भेजा जाता है। अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट, जब कोई पंचायती राज संस्था किसी ऐसे कार्य को करना चाहे जो स्वीकृत बजट में शामिल न हो तो उस पर स्वीकृत बजट राशि से अधिक का व्यय किया जाना हो तो उस अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने या गैर बजटीय कार्य को करने के लिए पंचायत द्वारा अनुपूरक बजट या पुनरीक्षित बजट तैयार किया जाता है। अनुपूरक बजट भी वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अनुसार ही तैयार किया जाता है। वार्षिक बजट के समान ही पुनरीक्षित बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया होती है तथा स्वीकृति के पश्चात ही उस विषय पर धन व्यय किया जा सकता है। सरकार द्वारा बजट के लिए निर्धारित शीर्ष व या मध्य, केंद्र सरकार के महालेखा नियंत्रक CAG द्वारा बजट लेखा को सरल भाषा में व्यवस्थित करने के लिए सभी मांगों को कोड नंबर शीर्ष में बांटा हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी बजट बनाते समय इन कोड नंबर शीर्ष का समुचित ध्यान रखना होता है। पंचायतों को बजट बनाते समय अपने आय एवं व्यय की राशि को इन शीर्षों के अंतर्गत दिखाना आवश्यक है। इन शीर्षों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। मुख्य शीर्ष, जब यह बजट शीर्ष 4
अंकों का होता है। यह सभी पंचायत, राज्य व केंद्रीय बजट में एक समान होता है। मुख्य शीर्ष यह दर्शाता है कि राशि किस विषय या मद विशेष में जारी की गई है। मुख्य शीर्ष में प्रारंभिक अंक निम्न प्रकार के मदों के दर्शाता है। 0 से 1 से प्रारंभ राजस्व प्राप्तियाँ, 2 से 3 से प्रारंभ हो राजस्व व्यय, 4-5 से प्रारंभ पूंजीगत व्यय, 6-7 से प्रारंभ लोक ऋण उधार अग्रिम, 8 से प्रारंभ राजस्व लेखा खाता व आकस्मिक निधि। उदाहरण के लिए बताया गया है कि 2202 सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय 2210, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यय 42.2, यानी कि सामान्य शिक्षा में पूंजीगत व्यय और 4210 चिकित्सा लोक कल्याण का पूंजीगत व्यय। और इसके साथ ही ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, और आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो। हम सीधे इसमें आगे चलते हैं हम लोग। पंचायत लेखा संधारण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षण। पंचायत लेखा उत्तराखंड पंचायत राज बताया गया अधिनियम 2016 की धारा 40 में पंचायतों के लेखा रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था को निजी आय, राज्य केंद्र तथा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त आय व्यय विवरण रखना आवश्यक है। पंचायतें लेखे में प्रायः वास्तविक आय तथा व्यय का मदवार विवरण रखती है, जिसमें पंचायतों को प्रत्येक कार्य पर प्राप्त राशि तथा उस पर व्यय का विवरण दिया जाता है, जिसे पंचायतों का लेखा संधारण कहते हैं। बैंक खाता। ग्राम पंचायतों का खाता पंचायत के निकट के राष्ट्रीयकृत बैंक पोस्ट ऑफिस में होता है, लेकिन कुछ विशेष योजनाओं के त्वरित संचालन के लिए उन योजनाओं का खाता क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत स्तर पर बैंक में भी रखा जा सकता है। यह राशि हस्तांतरण पंचायत व जिला पंचायत स्तर पर बैंक में भी रखा जा सकता है। यह राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया को सहज बनाने तथा संचालित योजना के नियमानुसार ही रखा जाता है। उदाहरण के लिए नरेगा। संयुक्त हस्ताक्षर बताया गया है कि ग्राम पंचायत में कोई भी राशि निकालने के लिए हर चेक पर ग्राम प्रधान और सचिव दोनों संयुक्त हस्ताक्षर करते हैं। धन का आहरण। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत व्यक्तिगत रूप से नगद व चेक के रूप में भुगतान कर सकती है। और राजस्व रजिस्टर की बात कही गई इसमें कि तीनों स्तरों की पंचायतें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद अपनी राजस्व आय को दर्शाने हेतु एक रजिस्टर संधारित करती है, जिसमें उस पंचायत को अपने क्षेत्र में राजस्व से प्राप्त आय का विवरण रखा जाता है तथा प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उस रजिस्टर को हस्ताक्षरित करके प्रमाणित किया जाता है। रोकड़ बही बताया गया इसमें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेखों का मिलान। पंचायत में लेखा परीक्षण ऑडिट की बात गई, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा कि वित्तीय अंकेक्षण बताया गया। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 243 के अनुसार बजाय पंचायती राज संस्थाओं के आय तथा व्यय के औचित्य की परीक्षा ऑडिट करने के लिए सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष वित्तीय जांच विक्षेपण यानी कि वित्तीय अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 45 के अनुसार ग्राम पंचायत को लेखों की संपरीक्षा ऑडिट प्रति वर्ष स्थानिक निधि रेखा परीक्षा विभाग व अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करे द्वारा किया जाएगा। और संपरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचायत संपरीक्षा में पाई जाती है कमियों का निराकरण करेगी तथा 3 महीने के भीतर इसकी कार्रवाई रिपोर्ट स्थानिक निधि लेखा परीक्षा विभाग या अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी भेजेगी।
और इसके साथ हम लोग देखते हैं सोशल ऑडिट संपादकीय उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 45 के अनुसार ग्राम पंचायत में संचालित सभी योजनाओं की का सोशल ऑडिट सामाजिक संप्रेक्षण भी कराया जाएगा। त्रैमासिक मूल्यांकन की बात करता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 प्रत्येक पंचायती राज संस्था बजट में व्यय राशि का त्रैमासिक आधार पर मूल्यांकन करती है। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायतों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का आकलन भी किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा ये समाप्त तो होता है। और आपको कैसा लगा, कैसा आपको फील हुआ? आप लोग अगर गाँव में रहते हैं, गाँव से वास्ता रखते हैं, तो आप इस चीज़ को वास्तविक जीवन में ज़रूर उतारें। इसी अंतिम संदेश के साथ कि सदैव भारत माता, भारतीय किसान, भारतीय जवान, वृद्ध, महिलाएं और बच्चों का सदैव हृदय से सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।